एक 4 साल के मासूम को किडनैप कर इसी टंकी के अंदर लगातार 2 साल तक पत्थर से बांधकर इसी टंकी के अंदर रखा गया था। ये जो टंकी है ये खाली नहीं रहती है, बल्कि इससे 2200 घरों में इसी टंकी के द्वारा पानी मुहैया करवाई जाती है। यहां तक कि वो जो बच्चा 2 साल तक उस टैंक के अंदर बंद था, मर चुका था, उसकी लाश उसी टैंक के अंदर पड़ी थी, उससे निकला हुआ पानी खुद उस बच्चे का परिवार भी रोज पी रहा था, चप्पल घिस रहा था, इंसाफ की मांग कर रहा था खाकी वर्दी वालों से, और जानने और समझने की कोशिश हो रही थी कि जो उनका 4 साल का मासूम है वो कहां पर है। जो खाकी वाले हैं उन्होंने शहर के कोने कोने में ढूंढ लिया, लेकिन किसी का दिमाग नहीं चला कि जो लाश है, जो बच्चे की किडनैपिंग के बाद उसके हाथ पैर को पत्थर से बांधकर म्युनिसिपैलिटी के एक टैंक, जो वाटर टैंक है, उसके अंदर डाल दिया जाता है। और पता नहीं म्युनिसिपैलिटी वाले उस टैंक की सफाई करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन एक के बाद एक शिमला में जॉन्डिस की बीमारी फैलना शुरू हो जाती है। और जब कोर्ट पूछती है कि क्या आपने टैंक की साफ सफाई की है, जवाब आता है म्युनिसिपैलिटी की तरफ से, हां सर बिल्कुल, आपने जैसा बोला उससे पहले हम हर 6 महीने में साफ सफाई करते हैं। लेकिन म्युनिसिपैलिटी वाले क्या साफ सफाई कर रहे थे कि उनके टैंक के अंदर एक मौजूद लाश को वो ढूंढ ही नहीं पाते। 2 साल बीत जाते हैं और यहां पर जिस परिवार का जो बच्चा किडनैप हुआ है, गायब हुआ है, उनके पास हर 1 महीने के बाद एक खत आता है और उस खत में लिखा जाता है कि 4 करोड़ रुपए दीजिए, 10 करोड़ रुपए दीजिए। पैसों की लगातार डिमांड की जाती है और जो पुलिस है वो चाहकर भी अपराधियों तक नहीं पहुंच रही है। जब 1-2 साल के बाद किसी तरीके से एक दूसरे मामले में एक कड़ी खुलती है और उस फोन के अंदर एक वीडियो दिखाई जाती है, जिस वीडियो में एक छोटा सा मासूम बच्चा कहता है कि पापा इन्होंने मुझे किडनैप कर लिया है, मुझे बचा लीजिए। रोने धोने की जो आवाज थी उस वीडियो से निकल कर आ रही थी। जब पुलिस पहली बार ये वीडियो देखती है तो पुलिस को लगता है कि 2 साल पहले एक बच्चा किडनैप हुआ था, ये तो वही बच्चा है। और तब जाकर इस पूरे केस में जितने भी अपराधी थे उन्हें फांसी की सजा होती है। लेकिन हाईकोर्ट जाते जाते कोर्ट ये कहता है कि इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस हम नहीं मान सकते हैं। याद रखिए, एक बच्चे को पत्थर से मारकर उस बच्चे को दारू पिलाई जाती है। जब उसे किडनैप किया गया था उसे पेप्सी दारू पिलाकर बेड बॉक्स के अंदर रख दिया जाता है और उसे जबरन दबा के और किस तरीके से उसका गला दबाया जाता है, उसे मारा जाता है। और इस उम्मीद में कि जब जब अपराधियों को असफलता दिखती कि वो पुलिस उन तक पहुंच सकती है तो बच्चे को मारना शुरू करते हैं। और इसके बाद उन्हें लग रहा था कि पुलिस उन तक पहुंच सकती है तो बिल्कुल एक परफेक्ट क्राइम करते हैं और टंकी के अंदर बच्चे को छोड़ देते हैं। लेकिन बावजूद इसके जो हाईकोर्ट है, उन तीनों में से जो एक अपराधी था उसे छोड़ दिया जाता है और 2 अपराधियों को फांसी की सजा को कम कर उन्हें उम्र कैद की सजा मुकर्रर कर दी जाती है। और कहां कहां जो पुलिसिया जो गलती थी वो पकड़ में आती है और किस तरीके से जो म्युनिसिपैलिटी है, जो शिमला की म्युनिसिपैलिटी है, उससे इतनी बड़ी चूक हो गई कि पूरे इलाके में जॉन्डिस फैल रहा है। एक लाश वाली जो पानी होता है वो पूरे शहर में जा रहा है, लेकिन शिमला की म्युनिसिपैलिटी को इससे फर्क ही नहीं पड़ रहा था। क्या है अंदर की कहानी, तफसील से जानिए। तो आज जिस केस की हम बात कर रहे हैं, ये केस है युग गुप्ता किडनैपिंग एंड मर्डर केस। साल 2014 में सामने आया था, लेकिन अभी 2025 में पिछले मंगलवार को ही हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया है और जिन आरोपियों को, जिन किडनैपर्स को, जिन कातिलों को फांसी की सजा दी गई थी उन्हें उम्र कैद दे दी गई और तो और एक आरोपी को बरी भी कर दिया गया। ये जो केस है ये पूरे तौर पर तमाचा है हिमाचल पुलिस पर और उन जांच एजेंसियों पर जिसने इस केस की तफ्तीश की। कोर्ट पर भी क्या सवाल उठाए जाएं, क्योंकि जब पुलिस की जो जांच है वो ही खोखली है। जब पूरा केस, पूरा सीक्वेंस, एक एक सबूत जब कोर्ट में पहुंचते हैं और कोर्ट जब वो दलीलें करते हैं, जब कोर्ट की तरफ से सवाल पूछे जाते हैं तो सीआईडी के पास भी कोई जवाब नहीं रहता और एक एक जवाब, एक एक सबूत सारे खोखले हो जाते हैं। और तब जाकर वो आरोपी, वो कातिल जिसने बच्चे को बेरहमी से मारा, उसको जिंदा ही टंकी में डाल दिया। नगर निगम का पानी जो था वो पूरे एरिया में जा रहा था, लोग उसको पी रहे थे। उस बच्चे की लाश, जिसके माँ बाप तरस रहे थे, उन्हें लग रहा था उनका बेटा जिंदा होगा। वो 2 साल तक इस आस में थे कि शायद किडनैपर्स ने उनके बेटे को जिंदा रखा होगा, वो कहीं पर होगा। लेकिन सोचिए इस केस से कितनी बड़ी भद्द पिटी है पुलिस वालों की और तमाम जांच एजेंसियों की। और उन माँ बाप का आप सोचिए जिन्हें आज भी इंसाफ नहीं मिला। वो आज भी आकर ये कह रहे हैं कि उन्हें न्याय व्यवस्था से ऐसी आशा नहीं थी कि अब वो आरोपियों को जो फांसी की सजा मिली थी उसे बदलकर उम्र कैद कर देंगे और बाकायदा एक आरोपी को छोड़ भी देंगे।
दरअसल इस केस को समझाते हैं आपको, फिर आप आगे जानिएगा कि आखिर कोर्ट ने क्या ऐसी दलील दी और किस आधार पर इन आरोपियों की जो सजा है उसमें फेरबदल की है। दरअसल बात है 14 जून 2014 की। शिमला का इलाका है राम बाजार और वहां पर एक बिजनेसमैन, आप बिजनेसमैन क्या छोटा सा एरिया है, वहां पर आप ये समझिए जो एक राम कुमार गुप्ता है उनकी 2-3 शॉप है किराने की और साथ ही गारमेंट्स का उनका कुछ काम है और उसकी भी उनकी शॉप है। तो ऐसे में ठीक ठाक उनकी फैमिली थी, अच्छे खासे पैसे भी उनके पास थे। अब 14 जून 2014 को हल्की हल्की बारिश हो रही थी और करीब 4 साल का जो उनका बेटा है युग, वो उनकी दुकान के बाहर खेल रहा था। शाम के बज रहे थे 7। अब उनकी दुकान से उनका जो घर है वो ज्यादा दूर नहीं है। मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगी, उस समय की मीडिया रिपोर्ट्स हैं ये, सिर्फ आप तस्वीरों के जरिए समझिए। तो दुकान से उनके घर की दूरी कुछ ज्यादा नहीं थी और ये जो गलियां थी एक एक घर से काफी सटी हुई गलियां थी। तो इसी गलियों में से जो युग है वो किसी एक शख्स के साथ अपने घर की तरफ जा रहा होता है। उनके पिता देख भी लेते हैं कि वो किसी जानकार के साथ जा रहा है और अक्सर होता ऐसा था कि बच्चा शाम को खेल रहा है, आस पड़ोस में सब एक दूसरे को जानते हैं, तो बच्चे को लेकर वो चला जाता है। अब यहां तक युग को उसके घर के एरिया तक छोड़ दिया जाता है कि तभी वहां पर एक शख्स घात लगाकर बैठे हुए था। वो बताएंगे आपको कौन था। वो शख्स घात लगाकर बैठा था और देख रहा था कि युग जो है वो एक आंगन के अंदर एंटर कर चुका है। जैसे ही युग वहां पर पहुंचता है, सीढ़ियों पर बैठे, यही वो सीढ़ी थी, इसी सीढ़ियों पर बैठे एक शख्स ने युग को बुलाया, उसे चॉकलेट का लालच दिया। युग उसके पास जैसे ही गया और जो आदमी उसे छोड़ने आया था युग को, वो जब वहां से चला जाता है, फौरन जो आदमी सीढ़ियों पर बैठा था वो युग का मुंह बंद करता है और उसको ले जाता है, इसी सीढ़ियों से सीधे ऊपर ले जाता है और जो कमरा आप देख रहे हैं इस कमरे के अंदर ले जाकर एक बेड बॉक्स के अंदर डाल देता है। दरअसल ये कमरा किसी और का नहीं था बल्कि जो पड़ोसी था राम कुमार का, यानी कि जो युग का नेबर था, उसी का कमरा था और उसके अंदर बेड बॉक्स में डाल दिया जाता है। थोड़ा समय बीतता है, जब उसे लगता है कि लोगों की हलचल कम हो गई, अंधेरा हो गया, तब वो अपने दोस्त की मदद से उस कमरे से पीछे के दरवाजे से युग को निकालता है और एक कार के जरिए एक दूसरे कमरे में, अब आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये दूसरा कमरा है और युग के घर से लगभग 1 किलोमीटर दूर एक रेंटेड हाउस है, यहां पर ले जाकर युग को बंदी बनाकर रख दिया जाता है। अब युग का किडनैप हो जाता है। इधर पिता जिसने अपने बेटे को 7 बजे घर भेज दिया था, जब वो करीब 1-1.5 घंटे बाद घर पहुंचते हैं और वहां पर युग नहीं मिलता, फैमिली को लगता है कि युग जो है अपने पापा के साथ होगा। लेकिन जब पिता अकेले रात को घर पहुंचते हैं, माँ पूछती है बेटा कहाँ है। अब वो भी पूछते हैं कि उसको तो मैंने करीब 7 बजे घर भेज दिया था, हल्की बारिश हो रही थी तो पड़ोसी के ये शख्स आ रहे थे, इनके साथ आया नहीं। उससे पूछताछ की जाती है, वो बताता है मैंने तो यहाँ तक छोड़ दिया था। अब इसके बाद परिवार की जो है वो हालत खराब हो जाती है। सबको लगता है कि आखिर उनका बेटा कहाँ चला गया, क्योंकि जिसके साथ गया था वो भी सही कह रहा था कि उसने उस जगह तक युग को छोड़ दिया था। लेकिन आगे अब युग का कुछ पता नहीं था। फौरन पुलिस में कंप्लेन की जाती है, एक बच्चा गायब हुआ था। पुलिस भी उस मामले की तफ्तीश शुरू करती है, हर जगह जांच पड़ताल करती है। 14 तारीख को ये पूरा जो केस है इतना ज्यादा उछल जाता है कि गांव के आसपास के जो लोग थे, क्योंकि छोटा सा एरिया है, तो कई लोग जमा हो जाते हैं और युग को ढूंढने की कोशिश की जाती है, भरपूर कोशिश की जाती है। अब होता दरअसल ये है कि 1 दिन बीतते हैं, 2 दिन बीतते हैं, 3 दिन बीतते हैं, लगातार जो है वो दिन बीतते जाते हैं। पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता, पुलिस को एक इनपुट नहीं मिलता। और तो और जिस जगह पर राम कुमार जी का घर था, वहां के आसपास के उनके जितने पड़ोसी थे वो उनकी मदद करे, और ऐसे में एक करीबी जो उनका पड़ोसी था वो तो और ज्यादा मदद कर रहा था। उनकी हर एक चीज उनसे पूछ रहा था कि बताइए आखिरी वक्त पे आपने क्या देखा था, आपके बच्चे ने क्या पहना था, बहुत सारी डिटेल, मतलब हर कोई उनकी मदद करने की कोशिश कर रहा था। अब होता यह है कि करीब 27 जून को, जिस दिन युग का बर्थडे था, उस दिन डाक के द्वारा एक बड़ा सा पैकेट राम कुमार गुप्ता के घर पर पहुंचता है। उस पैकेट को जैसे ही खोला जाता है, उस पैकेट के अंदर युग के कपड़े मिलते हैं। युग के वही कपड़े मिलते हैं जो उसने आखिरी वक्त में पहने हुए थे, यानी जब उसे किडनैप किया गया था। माँ वो देखते ही रोने लग जाती हैं और फौरन एक लेटर मिलता है। सबसे पहले परिवार को लगता है शायद कोई अनहोनी हो गई है, लेकिन जैसे ही लेटर मिलता है उनकी सांस में सांस आती है और उसमें लिखा होता है कि अगर अपने बेटे को सही सलामत देखना चाहते हो, हम आपके बेटे को लौटा देंगे, हमारी आपसे कोई निजी दुश्मनी नहीं है, लेकिन आप हमारे लिए फौरन 3 करोड़ 70 लाख रुपए का इंतजाम कीजिए। अब पहली बार फिरौती की एक डिमांड आती है, एक रैंसम मांगी जाती है और उसमें लिखा जाता है कि अंबाला में ये एक जगह है, यहाँ पर अपने नौकर हरि ओम के द्वारा आप इतने पैसे लेकर अंबाला में भेज दीजिए। अब परिवार उस टाइम पर मान जाता है और अंबाला में अपने नौकर को भेजा जाता है। तब तक पुलिस को इतला नहीं की गई थी। अंबाला में उस जगह पर नौकर को भेजा भी जाता है, लेकिन जब नौकर वहां पहुंचता है तो कोई भी चीज वहां नहीं मिलती, कोई भी शख्स वहां नहीं मिलता। नौकर वापस लौट कर आ जाता है और पैसे अपने मालिक को यानी राम कुमार को थमा देता है। ये सब चीजें जब नहीं होती, कुछ दिन और बीतते हैं कि अचानक आप ये समझिए 5-6 दिन और बीते कि फिर से एक पैकेट आता है और उसके अंदर इस बार सिर्फ एक लेटर था और लेटर में लिखा जाता है कि अब हमें 3 करोड़ 70 लाख नहीं चाहिए, आप हमें 4 करोड़ की व्यवस्था कर
दीजिए। अब 4 करोड़ की जब बात आती है तो पिता को लगता है कि लगातार जो ये लोग हैं पैसे ले नहीं रहे और बढ़ाते जा रहे हैं। वो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। कुछ दिन बीतने के बाद एक और लेटर आता है और वो आखिरी लेटर होता है जिसमें लिखा होता है कि आप माफ करिएगा, आखिरी नहीं, सेकंड लास्ट लेटर होता है जिसमें लिखा था 10 करोड़ दीजिए। अब 10 करोड़ तक जब बात पहुंच जाती है तो पिता को लगता है वो कैसे भी करके 10 करोड़ का इंतजाम नहीं कर सकते। पुलिस को पूरी चीजें बताई जाती है, लेटर्स दिखाए जाते हैं, हर तरीके से चीजें की जाती है, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लिखता, क्योंकि जो भी ये लेटर्स आ रहे थे वो ट्रेसिंग पेपर पर आ रहे थे। ट्रेसिंग पेपर की अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो ये ट्रेसिंग पेपर है, आप लोगों ने स्कूल और में यूज किया होगा। हम किसी पेज पर अगर कुछ लिख रहे हैं और नीचे ट्रेसिंग पेपर लिखा है तो उस पर बहुत हल्की हल्की आकृति बन जाती है जिसे ट्रेस करना भी मुश्किल हो जाता है फॉरेंसिक टीम के लिए। तो उस ट्रेस पेपर पर ये जो चीजें थी, जो लेटर्स थे किडनैपिंग के और रैंसम के, सारे आ रहे थे। अब 10 करोड़ का जब लेटर आता है तो पिता हाथ खड़े करते हैं, वो कहते हैं आप कैसे भी करके मेरे बच्चे को ढूंढिए। लेकिन किडनैपर्स को भी लग जाता है कि शायद ये परिवार 10 करोड़ नहीं दे सकता। उसके बाद फिर से कुछ दिनों बाद एक आखिरी लेटर भेजा जाता है जो 4 करोड़ का होता है। उसमें लिखा जाता है कि आपका बेटा हम सुरक्षित आपको दे देंगे, फाइनल आप 4 करोड़ की व्यवस्था कर लीजिए। अब इधर पिता जो है वो मेहनत करने लगते हैं, वो कोशिश करते हैं कैसे भी करके अपने बेटे को बचाने के लिए वो 4 करोड़ इकट्ठा कर ले, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाते। और इधर पुलिस भी पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, लेकिन लोगों में इतना गुस्सा फैल गया, लोग इतने आक्रोशित हो गए कि एक बच्चा गायब है, 1 महीने 2 महीने बीतते जा रहे हैं, पुलिस का कोई अता पता नहीं है। तब इस मामले को उच्च जांच के लिए लोग जो है वो कोशिश करते हैं मीडिया के सामने, क्योंकि तमाम मीडिया चैनल्स पर खबर आ गई थी, तो हर कोई उसमें था, जद्दोजहद में था। और पेरेंट्स भी ये चाहते थे कि जो न्याय है वो पुलिस अब नहीं दिलवा पाएगी, अब किसी बड़ी जांच एजेंसी को आना पड़ेगा। और इसीलिए जो पूरा केस है वो सीआईडी को सौंप दिया जाता है। अब सीआईडी को केस सौंपने के बाद सीआईडी भी अपनी तफ्तीश शुरू करती है, जांच पड़ताल करती है, और ऐसे करते करते सोचिए जहां महीने बीत रहे थे वहां बीत जाते हैं 2 साल, और 2 साल बाद एक पहली लीड सीआईडी के हाथ लगती है। अब वो लीड क्या थी उसको समझने के लिए देखिए। दरअसल होता यह है कि 2014 में किडनैपिंग हुई थी, 2016 में होता है अचानक जो शिमला है वहां के जो लोग हैं उनको, उनमें से ज्यादातर लोगों को जॉन्डिस होना शुरू हो जाता है। अब जॉन्डिस पर चीजें इतनी बढ़ जाती है किसी को समझ नहीं आता, किसी एक घर में नहीं हो रहा, हर घर में 1 या 2 आदमी को जॉन्डिस होता रहता है। ये मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है तो कोर्ट फटकार लगाती है एमसीडी वालों को, उनसे बोलती है तो बोलते हैं कि हम हर 6 महीने पे सफाई करते हैं अपनी टंकी की, इस पर भी बात उठती है। तो उनको फिर से आदेश दिया जाता है कि आप एक बार रिकॉल करिए, देखिए कि क्या दिक्कत है, पानी में कोई दिक्कत आ रही है, क्या हो रहा है। इधर एक चीज ये चल रही थी, दूसरी तरफ होता क्या है कि अचानक जो सीआईडी उन्हें एक चोरी के केस के बारे में पता लगता है, और पता लगता है कि चोरी करने वाला कोई और नहीं बल्कि जो राम कुमार गुप्ता है उनका पड़ोसी है चंद्र शर्मा, और उसका एक चोरी हुई है हिमाचल में जिसको लेकर उसका नाम सामने आया, और उसके साथ 2 लोग और हैं। ये चीजें सामने आती हैं पहली। और दूसरी एक कहानी ये होती है कि दरअसल जब जो सीआईडी को सारी कहानी बताई गई, उनको सारी चीजें बताई गई कि लेटर लेकर हमारा नौकर गया था, हरिओम को बुलाया था, तो उनको डाउट होता है कि आखिर नौकर को क्यों बुलाया गया, क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर जिस शख्स ने उस लेटर में मेंशन कर दिया कि आप अपने नौकर को अंबाला भेजिए, उसका नाम हरिओम है, तो हो ना हो किडनैपर कोई जानकार है जो इस घर की डिटेल जानता है, जो घर के लोगों के बारे में जानता है। अब उस वक्त पहली बार नार्को कराया जाता है उस नौकर का, नौकर से जब नार्को किया जाता है उससे सवाल पूछे जाते हैं, तो बार बार वो भी चंद्र शर्मा का नाम ले रहा था। अब पुलिस की एक नाम आया चंद्र शर्मा, इधर चोरी में भी नाम आया चंद्र शर्मा। सबसे पहले सीआईडी मिलान करती है, उसको ट्रेस करने की कोशिश करती है, तो पता लगता है चंद्र शर्मा उनका नौकर है, माफ करिएगा उनका पड़ोसी है। अब चंद्र शर्मा के बारे में जब राम कुमार गुप्ता यानी कि युग के पिता से पूछताछ की जाती है तो बताते हैं कि सर देखिए वो तो हमारा पड़ोसी है, मुझे लगता नहीं उसका हाथ है, लेकिन मैं आपको उनके बारे में कुछ डिटेल बताता हूं। अब ये बताते हैं कि दरअसल जब से हमारा बच्चा गायब है, जब हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया था तो अक्सर ये रात में आते थे और हमारे बेटे को ढूंढने की पूरी कोशिश करते थे, हर दिन का अपडेट लेते थे, और इन्होंने ये भी कहा था कि इनकी जो पहचान है वो ह्यूमन राइट्स में है, और ये उन्होंने मेरे बच्चे की फोटो मांगी थी, और ये भी कहा था कि पुलिस किस तरह से जांच कर रही है, सीआईडी किस तरह से केस को मोड़ रही है, क्या जांच करी, सारी डिटेलें मुझसे लेते थे, और मैंने दी भी थी क्योंकि मुझे इन पर भरोसा था। पहली चीज पता लगती है। दूसरी जो राम कुमार गुप्ता हैं वो ये भी बताते हैं सीआईडी को कि सर, और ये बार बार हम मुझसे डिटेल ले रहे थे कि क्या आपके पास इतने पैसे हैं, आपको एक लेटर आया जिसमें 4 करोड़ मांगे गए, 10 करोड़ मांगे गए, 3,70,000 मांगे गए, तो क्या आप इतने पैसों की व्यवस्था कर पाओगे कि नहीं, तो ये भी डिटेल ये मुझसे मांग रहे थे। अब ये सारी कहानी जब पुलिस को 3 चीजें मिलती है, नौकर के द्वारा उसका नाम, जो राम कुमार गुप्ता ने चंद्र शर्मा के बारे में बताया, और तो और चोरी में उसका नाम आना, जब ये सारी चीजें सीआईडी ने निकालनी शुरू की, उनके बारे में डिटेल खंगालनी शुरू की, तो सबसे पहले चंद्र शर्मा का पता लगाने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा था। इधर पुलिस को चंद्र शर्मा के साथ 2 लोग को और पता लगता है, एक तजिंदर और एक विक्रांत। अब जो पुलिस है वो तीनों को ट्रेस करना शुरू करती है, लेकिन सबसे पहले ट्रेस होता है विक्रांत। विक्रांत को ट्रेस करने के बाद सीआईडी उसे चंडीगढ़ से उठा लेती है और फिर उससे पूछताछ की जाती है। पहले वो हर चीज से इनकार करता है, लेकिन उसका फोन जो है जब्त किया जाता है, उसमें भी पुलिस को कुछ नहीं, सीआईडी को कुछ नहीं मिलता। लेकिन अब काम जो होता है उनके दिमाग में ये चलता है कि हो ना हो ये शातिर हो सकता है, चोरी में इसका नाम आया है, चंद्र शर्मा को जानता है, तो हो सकता है इन्होंने उस बच्चे की किडनैपिंग की हो या उसके साथ कुछ किया हो।
अब विक्रांत के फोन के जो डेटा थे उसे रिट्रीव कराया जाता है और रिट्रीव डेटा से एक 60 सेकंड की क्लिप मिलती है जिसमें दिखता है कि जो बच्चा है उसने हाथ जोड़े हुए हैं, उसके हाथ को बांधा गया है और वो उसमें रो रहा है और उसके चेहरे पर सूजन है, जिसे देखकर ये सीआईडी को पता लगता है कि शायद उसके साथ मारपीट की गई है, उसे टॉर्चर किया गया है। और उस वीडियो में युग है और युग बार बार कह रहा है कि पापा मुझे बचा लो, पापा प्लीज मुझे बचा लो, मुझे अंकल मार रहे हैं, मुझे यहाँ से कैसे भी करके आप निकाल कर ले चलो। पहली बार सीआईडी को युग के बारे में कुछ पता लगा और वो पेरेंट्स को दिखाया गया। पेरेंट्स का कलेजा फट गया, लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि जो उनका बेटा है वो जिंदा है। सोचिए, अब भी उस परिवार को अब भी उम्मीद थी। 2 साल बीत गए हैं, पहली बार लीड मिलती है, 60 सेकंड की क्लिप मिलती है, उसके बाद भी परिवार सोचता है कि अब उनका बेटा जिंदा मिल जाएगा। उस परिवार को भी नहीं पता था कि रोज वो जिस पानी को पी रहे हैं, जिस पानी को यूज कर रहे हैं, जिससे अपने बर्तन साफ कर रहे हैं, जिससे खाना बना रहे हैं, जिसको पी रहे हैं, उसी में उनके बेटे की लाश जो है वो घुली हुई है। अब होता यह है कि जब विक्रम पकड़ा जाता है, इसी सिलसिले में तजिंदर और चंद्र शर्मा भी सीआईडी के हाथ लग जाते हैं। इनसे जब पूछताछ की जाती है, इनसे एक एक चीजें निकालने की कोशिश की जाती है, तो ये पहली बार पुलिस को उस जगह पर लेकर जाते हैं। जो ये घर आप देख रहे हैं यहाँ पर लेकर जाते हैं। यहाँ से सीआईडी कई सारी चीजें इनपुट मिलते हैं सीआईडी को। यहाँ से वो ट्रेसिंग पेपर लेते हैं जिसपे जो लेटर्स लिखे गए थे रैंसम के। और इसके बाद जब बच्चे के बारे में पूछा जाता है तो पहली बार सीआईडी को हिंट दिया जाता है और कहा जाता है कि हमने उसे मारकर फेंक दिया है। अब सीआईडी आगे के जब सवाल पूछती है मारकर फेंक दिया, कहां फेंक दिया, तब पूरी कहानी वो बताते हैं। दरअसल ये जो चंद्र शर्मा, तजिंदर और विक्रम है बताते हैं कि बच्चे को किडनैप करने के बाद जब हमने 14 को उसे किडनैप किया तो 7 दिन तक वो हमारे साथ था। हमने उसे शराब पिलाई, हमने उसे कोल्ड ड्रिंक पिलाई, जबरदस्ती उसके साथ मारपीट भी करते थे। और 7 दिन बाद यानी 21 तारीख को हमने उसके हाथ पैर बांधे और जिंदा ही इस टैंक में, जिस टैंक को आप देख रहे हैं क्योंकि इसमें ताला भी नहीं लगा हुआ था, इस टैंक को के अंदर हमने उस बच्चे को डाल दिया था और ये लगातार पड़ा रहा। और सोचे 2 साल बाद जब इनपुट मिलता है तब जाकर ये इस टैंक को खोला जाता है और उसके अंदर से कुछ अवशेष मिलते हैं। जब टैंक की सफाई कराई जाती है, पानी को हटवाया जाता है, पूरा साफ सफाई होती है, तब जाकर जो हड्डियां थी, जो गली हुई हड्डियां, सर की हड्डियां, हाथ की हड्डियां, वो सारी बरामद होती हैं। और परिवार को जब इस बारे में बताया जाता है तो उनकी हालत खराब। लेकिन इसके बाद सीआईडी बकायदा उन सैंपल्स को लेती है, उनका डीएनए कराया जाता है और सारी जांच पड़ताल के बाद ये साबित हो जाता है कि उस टंकी में जो हड्डियां मिली, जो स्केलेटन मिला, वो किसी और का नहीं बल्कि युग गुप्ता का है। वही युग गुप्ता जिसे उस समय से 2 साल पहले किडनैप किया गया, उसका मर्डर किया गया और उसके बाद उसे इस पानी के अंदर उसकी जो लाश है वो फूलती रही। और वही पानी जो पूरा एरिया था, जो पूरी सोसाइटी थी, करीब आप सोचिए 25,000 लोग, 2200 घर में पानी जा रहा था। उसमें अगर उस टाइम पे जो उनका आंकड़ा निकाला गया था तो 25,000 लोग आए थे। 25,000 लोग उस पानी को पी रहे थे, जिससे कई घरों में जो लोग हैं वो जॉन्डिस से पीड़ित भी हो जाते हैं। अब ये पूरी कहानी जब पुलिस के सीआईडी के सामने आती है, सारी जो चीजें हैं निकाली जाती है और इसके बाद 2016 अक्टूबर में चार्जशीट फाइल की जाती है, कोर्ट में पूरा मामला जाता है और तब जाकर जो कहानी है वो ये निकल कर आती है कि किस तरह से इन्होंने बच्चे की हत्या की, किस तरह से उसे किडनैप किया और क्या उसे जिंदा ही मार दिया। अब आगे समझिए कि किस तरह से उस वक्त यानी 2016 में पूरा मामला चला और 2018 में जब सत्र न्यायालय में इस मामले पर फैसला सुनाया जा रहा था, उस वक्त वहां के राज्य मंत्री आ गए थे, संसद विधानसभा में पूरा मामला गूंजा था और उस वक्त जो उस जज वहां पर बैठे थे उन्होंने क्या फैसला सुनाया। लेकिन आज किस तरह से पूरा केस पलट गया, किस तरह से पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन की उसकी धज्जियां उड़ गई, सीआईडी ने जो भी प्रूफ इकट्ठा किए, जो भी इन्वेस्टिगेशन की वो कैसे झूठी साबित हो गई और किस तरह से जो ट्रेसिंग पेपर के द्वारा हैंडराइटिंग मिलाई गई, डीएनए कराया गया, सब के सब खोखले रह गए। क्यों? आखिर सीआईडी जिसने इतनी लंबी तफ्तीश की, 2018 में इन आरोपियों को, इन हत्यारों को फांसी दिलवाई, वो आज यानी 2025 में कोर्ट में खड़ी होकर अपने ही सबूतों के लिए जज के सामने कोई जवाब नहीं दे पाई। देखिए, जब निचली अदालत में इन्हें फांसी की सजा सुनाई जा रही थी तो जज साहब इन तीनों के लिए 3 बार अपनी कुर्सी से उठे और इन्हें सजा सुनाई, फिर बैठे, फिर दूसरे के लिए सजा सुनाई, फिर बैठे और तीसरे के लिए भी यही काम किया। जब तीनों बार ये सजा सुना रहे थे तो उन्हें कहा कि देख, जिस तरीके से आपने बच्चे को मारा है उसके लिए आपको फांसी की सजा दी जाती है, लेकिन आपने बच्चों की जिस तरीके से किडनैपिंग की, उसे शराब पिलाई, तमाम तरीकों से यातनाएं दी, तो उसके लिए आपको कठोर 1 साल की सजा और 20,000 रुपए जुर्माना। अगर आप 20,000 रुपए नहीं दे पाते हैं तो इसके लिए अलग से 3 साल की सजा आपको दी जाएगी। अब उस कोर्ट में, निचली अदालत में जब फांसी की सजा दी जा रही थी तो उस वक्त अपराधियों के मां बाप भी जो वहां पर उस कोर्ट परिसर में मौजूद थे और उनकी क्या दलील थी। उन्हें पता था कि हमारे जो बेटे हैं वो कातिल हैं। उन्होंने बच्चे को इस बुरे तरीके से यातना देकर टंकी के अंदर डाल दिया। मां बाप क्या कहते हैं? माँ बाप कहते हैं कि जज साहब, हम बीमार हैं, हमारी देखभाल करने के लिए कोई नहीं है, हमारी बेटी ही है और हमारी बेटी को कम से कम सजा मिलनी चाहिए। एक माँ बाप अपने कातिल बेटी के लिए जब भरे कोर्ट में इस तरीके से बयान करें कि हमारे बच्चों को छोड़ दिया जाए, उन्हें कम सजा मिले क्योंकि उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है।
लेकिन कोर्ट ने इन सारी बातों को दरकिनार करते हुए और जो हिमाचल प्रदेश या कहे पुलिस वालों की तरफ से जो वकील थे उन्होंने कहा कि देखिए जो तीनों जो लड़के हैं एक संपन्न परिवार से आते हैं। दो दूसरे से दो जो अपराधी हैं उनका खुद का दुकान है, खुद का बिजनेस है, एक जो है वो खुद की कार भी चलाता है, कैब चलाता है। तो ऐसी भी कोई गरीबी नहीं है कि अपना ख्याल नहीं रख सकते हैं। जब इन तमाम दलीलों को फांसी की सजा कर देने के बाद जो जज साहब अपने निब को तोड़कर पीछे की ओर फेंक देते हैं और जब ये सजा सुनाई जा रही थी तब उस वक्त के जो सिटिंग सीएम थे वो निचली अदालत में जाकर कहा जाता है कि उन्होंने इस फैसले को सुना भी था, ऐसा कहा जाता है। अब लेकिन जब इस पूरे मामले को कहा गया कि जो अपराधी हैं, क्योंकि फांसी की सजा थी और इस फांसी की सजा को देखने के लिए, ऑब्जर्वेशन के लिए हाई कोर्ट के पास भी भेजा गया कि क्या निचली अदालत ने जो फैसला सुनाया वो बिल्कुल ठीक है, क्या आपकी कोई आपत्ति है या नहीं है। और अपराधियों को भी 1 महीने की मोहलत दी कि जो इन्हें फांसी की सजा सुनाई गई है वो हाई कोर्ट में जाकर इसके ऊपर अपील कर सकते हैं। अब जब अपराधियों को ये सारी चीजें मिली हैं और अपराधी को जब पकड़कर पुलिस लेके भी जाती थी जब भी थाने, तो उनकी अच्छी तरीके से पब्लिक कुटाई भी करती थी, मारती पीटती भी थी। लेकिन ये जो सारी बातें हैं 2018 की हो जाती हैं। उसके बाद कोविड आ जाता है और कोविड आने के बाद जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड करें कल या परसों ही, जो बीता हुआ कल परसों है, उसी दौरान जो शिमला के या के हिमाचल प्रदेश की जो हाई कोर्ट है वहां से एक फैसला आता है। फैसले में क्या कहा जाता है कि देखिए जो तीनों है, तेजिंदर, चंद्र और विक्रांत, ये जो चंद्र मास्टरमाइंड है, विक्रांत साथी है और तेजिंदर ने बॉडी को लाने ले जाने का काम किया। तेजिंदर का ही वो कहा जा रहा है कि वो कमरा भी था, ऐसा बताया गया था। कोर्ट ने कहा कि इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस नहीं मान सकते हैं। अब कोर्ट अगर ऐसे मामलों को रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस नहीं मानेगी तो पता नहीं कौन सी मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेयर माना जाएगा, जहां पर एक बच्चे को 4 साल की मासूम को जब उसे प्यास लग रही थी तो उसके मुंह में जबरदस्ती उसे शराब पिलाई जा रही थी ताकि वो नशे में आ जाए, एक 4 साल का मासूम। फिर कोल्ड ड्रिंक रखी जाती है, तमाम तरीकों से बेड बॉक्स में बंद कर दिया जाता है, उसके हाथ पैर को बांधकर टंकी के अंदर डाल दिया जाता है, लेकिन ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस नहीं माना गया। खैर, हाईकोर्ट ने आगे दलील दी कि क्योंकि फांसी की सजा निचली अदालत ने दी है तो हमें इस फैसले पर अच्छी तरीके से जांच पड़ताल करनी पड़ेगी और सुप्रीम कोर्ट की एक पंचशील या कहें 5 पॉइंटर्स है कि कब आप किसी को फांसी की सजा मुकर्रर या दे सकते हैं। उन 5 पॉइंटर्स पर हाई कोर्ट ने अपनी दलील देकर यह कहा कि इनमें से एक आरोपी को छोड़ा जाएगा, 2 को उम्र कैद की सजा सुनाई जाएगी। और इस पूरे मामले में क्या क्या जो चीजें थी ध्यान से सुनिए। जो हाई कोर्ट है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पॉइंटर्स का हवाला देते हुए कहा कि देखिए जितने भी सबूत, पहला पॉइंटर, जितने भी सबूत हैं वो साफ तौर पर अपराधी तक पॉइंट आउट करने चाहिए। मतलब कोई भी ऐसा सबूत नहीं होना चाहिए जिसमें डाउट रहे कि शायद ये अपराधी नहीं हो सकता है। तो जितने भी सबूत मिल रहे हैं वो साफ तौर पर इशारा करें कि यही तीनों अपराधी हैं। अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस तरीके से जो सबूत हैं पुलिस उतनी अच्छी तरीके से जुटा नहीं पाती है। अब पुलिस जो कोर्ट का ये भी कहना था कि देखिए दूसरा जो पॉइंटर है, कोई जो सबूत होगा सबूतों की कड़ियां होनी चाहिए, मतलब एक सबूत दूसरे सबूत से जुड़ता हुआ चले जाना चाहिए और तभी जाकर इस पूरे केस को अच्छी तरीके से सुलझाया जा सकता है। लेकिन शिमला पुलिस से 2 साल का जो वेटिंग पीरियड था वो कहीं ना कहीं खटक रहा था। अब क्या क्या चीजें होती हैं, वनिता ने आपको बताया कि 14 जून 2014 को बच्चे को किडनैप किया जाता है और 13 दिन के बाद एक पार्सल आता है। लेकिन जो बच्चे की जो हत्या हुई थी वो 21 जून को हुई थी। मतलब बच्चे की किडनैपिंग के 7 दिन बाद ही बच्चे को मार दिया जाता है और उसके 6 दिन बाद घर वालों को एक लेटर पहुंचता है जहां पर लिखा जाता है कि आप से हम 3 करोड़ 70 लाख या 4 करोड़ के आसपास इतने पैसे हम डिमांड कर रहे हैं। तो कोर्ट ने समझने की कोशिश की कि जरा ये बताइए कि जो अपराधी हैं इन्होंने लगभग 13 दिन का वेट क्यों किया, जब एक किडनैपिंग की 13 दिन तक बिल्कुल शांत क्यों बैठे रहे, जिसमें से 7वें दिन तो बच्चे को मार चुके थे। जब पुलिस से इसका सवाल पूछा गया तो पुलिस के पास इसका जवाब नहीं था। मतलब सबूतों की जो कड़ियां थी वो टूट गई। यहां पे डाउट पैदा होता है कि ये अपराधी ऐसा क्यों कर रहे थे। पुलिस को पूछना चाहिए था कि आप किस चीज का इंतजार कर रहे थे। पुलिस के पास भी जवाब नहीं है, ना हमारे पास अब तक जवाब है। हो गया अपराधी तो वो ये तीनों ही है। यहां पे कड़ियां टूटी, इसलिए कोर्ट ने कहा कि डाउट पैदा करता है। तो इसलिए पहला पॉइंट जो अपराधियों के हक में जाता है, एक तरीके से जो अपराधी जो चाह रहे थे कि वो बच सकें तो बचने की जो उनके पॉइंटर से अपराधियों को पॉइंट मिल जाते हैं। दूसरा, एक्सपर्ट व्यू। एक्सपर्ट व्यू मतलब जो कोर्ट ये कहती है कि तमाम तरीकों से जो फॉरेंसिक करवाए जाते हैं इन सारी चीजों की एक एक्सपर्ट व्यू होना चाहिए। मतलब जो पोस्टमार्टम करते हैं वहां पे जो डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, अगर हैंडराइटिंग है तो उसमें हैंडराइटिंग एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। अब यहां पर सोचिए शिमला पुलिस से क्या गलती होती है।
जब हैंडराइटिंग जिस तरीके से ट्रेसिंग पेपर पे लिखा गया था, तो हैंडराइटिंग जो एक्सपर्ट थे पहली बार उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि इसे तो हम ट्रेस कर ही नहीं सकते हैं, ये तो ट्रेस हो ही नहीं सकता, हैंडराइटिंग पहचान में नहीं आ सकती है। लेकिन अचानक से हैंडराइटिंग एक्सपर्ट अपने ही रिपोर्ट को बदलकर कहते हैं कि ये जो हैंडराइटिंग है ये चंद्र शर्मा की है। अब इस तरीके से जब जज साहब का कहना था कि एक हैंडराइटिंग एक्सपर्ट अपनी ही रिपोर्ट को अगर बदल देगा तो कैसे विश्वास करें कि सही है या नहीं है, पहली गलती। एक्सपर्ट भी में दूसरा जो पॉइंट था वो था सीडीआर या कहें सेल टावर लोकेशन कॉल डाटा रिकॉर्ड, मतलब फोन के जरिए पुलिस ने समझाने की कोशिश की कि जनाब ये जो अपराधी हैं जिस वक्त जो क्राइम हो रहा था तो उस इलाके में मौजूद थे। जज साहब ने कहा कि सेल टावर लोकेशन और सीडीआर एक मशीन के अंदर होती है, एक मशीन से एक इंसानी जो चीज होती है, इंसान जो होता है वहां पे मौजूद है या नहीं है, ये कैसे पता लगाया जाएगा। एक मशीन में फोन को उठाकर कहीं भी रख दूं और मैं खुद बाहर घूमने निकल जाऊं तो ये जो सारी जो चीजें हैं सीडीआर और सेल टावर लोकेशन से आप किसी को अपराधी सिद्ध नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये जरूर हो सकता है, अनुमान लगा सकते हैं कि वो वहां पर मौजूद होगा, लेकिन ये सीधे तौर पर हम किसी को अपराधी कर दें वो चीजें नहीं हो सकती हैं। तीसरा जो सबसे अहम था, या अब यहां पर देखिए हैंडराइटिंग एक्सपर्ट हो गया, जो सीडीआर था फोन वाले जो एक्सपर्ट से या जो सेल टावर लोकेशन जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं उनके एक्सपर्ट से पता लगाने की कोशिश की, ठीक है, लेकिन इसे भी मानने नहीं मान सकते हैं। तीसरा होता है डायटम टेस्ट। एक डायटम टेस्ट एक तरीके से फॉरेंसिक टेस्ट होता है। अब पुलिस की जो थ्योरी थी उसमें यह कहा गया कि जो बच्चे को जिंदा हाथ पैर के बांधकर पत्थर के साथ उस पानी टंकी में डाल दिया गया। अब डायटम टेस्ट क्या बताता है कि मान लीजिए जब जो शरीर है, जो लाश है, जब सड़ जाती है तो कीड़े लगना शुरू होते हैं। उन कीड़ों को उनकी उम्र देखकर और कितने कीड़ों की तादाद है उससे देखकर पता लगाया जाता है कि लाश कितने दिन पहले सड़ी थी और कितने दिन पहले उसकी मौत हुई थी। जो जीवाणु, जो कीटाणु जो उस पर पनपते हैं उससे पता लग सकता है कि मौत कब हुई है। लेकिन जो हाई कोर्ट के जो जज थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक केस का हवाला देकर ये कहा कि देखिए हम ये मानते हैं कि डायटम टेस्ट होता है, इसे पता लगाना जो चीजें चाहिए, लेकिन ये जो टेस्ट है ये अच्छे तरीके से नहीं बता सकता कि मौत कब हुई है और इसलिए इस पर हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। और उसी टेस्ट पर इन्होंने सवाल उठाकर ये भी पूछा कि देखिए जो जीवाणु है, जो कीटाणु जो लाश पर पनपते हैं वो पानी वाले जीवाणु थे या जमीन पे जब उसकी जो मौत हुई थी तब के जीवाणु थे, तो इसके बारे में भी कोई अच्छी तरीके से डिटेल उस पर दी नहीं गई थी। तो ऐसे में एक्सपर्ट व्यूज वाले भी जितने भी जो चीजें थी वो सीधे तौर पर अपराधियों के हक में जाती, मतलब अपराधियों अब तक जितने भी 2 पॉइंटर्स थे या जो 3 पॉइंटर्स थे वो अपराधियों के हक में थे। मतलब अब तक ये लग रहा था कि अपराधियों ने कत्ल किया या मर्डर किया, लेकिन अब यहां पर ये पूरा मामला अपराधियों के हक में जा रहा था क्योंकि चीजें पता नहीं लग पा रही थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की अब चौथी लाइन, धारा 27 इंडियन एविडेंस एक्ट, मतलब एविडेंस मतलब होता है सबूत, जो चीजें बताई जाती हैं। अब जो तेजिंदर है, जो आप जिसकी तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, इसने बताया पुलिस को कि सर मैंने उस बच्चे को उठाकर, या ये जो दोनों लोग हैं उन्होंने उठाकर उस टंकी के अंदर डाला है। पहली बार पुलिस को एक ऐसा सबूत मिला जिससे पुलिस ने पकड़ा था एक ऐसा अपराधी जो खुद बता रहा है कि उसने बॉडी को वहां पर डालते हुए देखा इन दोनों को। जो उसी के आधार पर टंकी खोली जाती है और बॉडी बरामद की जाती है। मतलब एक ऐसा सबूत जिसमें साफ तौर पर जो अपराधी खुद ही बता रहे हैं। तो पहली बार जो बच्चे के परिवार के हक में ये फैसला जाता है कि ये तीनों जानते थे कि यहां पर इन्होंने एक बच्चे की किडनैपिंग की और किडनैपिंग करने के बाद टंकी के अंदर उसे डाला। अब मैं आपको बताऊंगा कि उसमें से एक को छोड़ा जाता है। तो यहां पर आपको पता लग गया कि अपराधी खुद ही कबूल कर रहे हैं, खुद ही पुलिस को जाके दिखा रहे हैं। जो 5वां पॉइंटर है वो है लास्ट सीन थ्योरी, मतलब आखिरी बार क्या जिस बच्चे की किडनैपिंग हुई या जिसका मर्डर हुआ उसके आसपास वो मौजूद था या नहीं था। अब इसमें जो अपराधी होते हैं उन्हें खुद ही साबित करना पड़ता है कि हम उस जगह पर मौजूद नहीं थे। जो अक्सर आप देखते होंगे कि अरे तुमने मर्डर किया कि नहीं किया, तो जो अपराधी होता है कि नहीं सर मैं तो उस वक्त फलाने जगह पर था, मैं मर्डर वाले वक्त वहां पर नहीं था। लेकिन पुलिस को यहां पे एक सबूत मिलता है जो 60 सेकंड का वीडियो था जिसमें बच्चा रहम की भीख मांग रहा था, अपने पापा से बोल रहा था कि पापा मुझे बचा लीजिए, मुझे किडनैप कर लिया गया है। तो उस अपराधी की वीडियो से यह साबित होता है कि ये जो दोनों लड़के थे ये उस वक्त वहां पर मौजूद थे। तो इसलिए ये वाली भी जो पॉइंटर था वो एक तरीके से परिवार के हक में जाती है। और फिर कोर्ट फैसला सुनाती है कि देखिए तेजिंदर वो शख्स था जिसने पुलिस को बताया कि टंकी के अंदर एक बॉडी पड़ी है और उसके अलावा कोई और सबूत तेजिंदर की ओर इशारा नहीं करते हैं कि उसने ना मर्डर किया कि किडनैपिंग किया, बल्कि उसने तो पुलिस की मदद की है।
तो इसलिए सबूतों के अभाव पर तेजिंदर सिंह को छोड़ दिया जाता है। याद रखिए, तेजिंदर सिंह को छोड़ दिया जाता है क्योंकि फोन से उस बच्चे की रिकॉर्डिंग मिली थी। तो लास्ट सीन जो थ्योरी थी वो विक्रांत के उस पर जाती है। विक्रांत के साथ जो मास्टरमाइंड था, जिसने इसको पूरे प्लान किया था, वो चंद्र शर्मा था। और इन दोनों को कहा जाता है कि इन्हें आजीवन कारावास की सजा मुकर्रर कर दी जाती है। लेकिन उससे पहले एक पॉइंट जो मुझसे मिस हो गया, उसको भी ध्यान से समझ लीजिए। जिस वक्त, क्योंकि देखिए 2014 में ये जो वाकया हुआ था, 2016 में इन्हें अरेस्ट किया जाता है, 2025 लगभग 9 साल ये लोग जेल में रहते हैं। तो जो शिमला की जो जेलर थे, जो जहां पर इन्हें रखा गया था, जेलर साहब आके कहते हैं कि सर ये जो तीनों अपराधी हैं इनमें सुधरने की गुंजाइश है, ये सुधर सकते हैं क्योंकि इनका आचरण अच्छा है, ये अच्छे घर से ताल्लुक रखते हैं, तो इसलिए ये बदमाशी नहीं कर रही, ये सुधर सकते हैं। तो कोर्ट ने जेलर के बयान पर, और क्योंकि पहले की जो 3 पॉइंटर जिसमें सबूतों की जो कड़ियां थी वो टूट जाती, क्योंकि 13-14 दिन बाद आप क्यों लेटर भेज रहे हैं, किडनैपिंग करने के बाद तुरंत भेज देते, लेकिन 13-14 दिन का वेट क्यों किया गया, इसके पास पुलिस के पास जवाब नहीं था। साथ ही साथ जो तमाम तरीकों से जो हैंडराइटिंग मैच नहीं हो रही है, सीडीआर के जरिए पता नहीं लगा पा रहे हैं, पुलिस की थ्योरी थी कि जिंदा डाल दिया। तो ये सारी थ्योरी पुलिस अच्छे तरीके से समझा नहीं पाई या अच्छे तरीके से इसकी जांच पड़ताल नहीं कर पाई, और इसलिए फांसी की सजा को कम करते हुए और इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस ना मानते हुए अपराधियों को सिर्फ और सिर्फ लाइफ इंप्रिजनमेंट मतलब उम्र कैद की सजा मुकर्रर कर दी जाती है। तो इस पूरे केस में जो अपराधी थे, जो एक तरीके से पड़ोस पे रहने वाला एक लड़का ही था, जो उसकी खुद का बिजनेस भी था, लेकिन उसे पता था कि जो बच्चे का जो पिता है वो बहुत ज्यादा अमीर है, पैसे वाला है, और उसे किस तरीके से पैसे ऐंठने हैं। बच्चा जिस रोज अरेस्ट हुआ, चंद्र शर्मा घर पर फटाफट पहुंच जाता और कहता है कि अरे आपका बच्चा किडनैप हो गया, मैंने सुना, आप चलिए पुलिस वालों के पास, मैं ह्यूमन राइट्स वालों को जानता हूं। तो इस तरीके से उसने अपना भौकाल जमाया कि पुलिस वालों को भी लगा कि कोई बहुत बड़ा आदमी है, और उसने चिल्ला चिल्लाकर आगे बढ़ बढ़कर पुलिस की हर एक जो मूवमेंट हो रही थी उसे पता था, और उसी का फायदा उठाकर उसे पता लग गया कि मैं अगर इस वीडियो को, जो वीडियो उन्होंने डिलीट किया, उसके पीछे भी उनका मकसद था कि अगर इस वीडियो को अगर हम भेज देंगे तो पुलिस ट्रेस कर लेगी। जो चंद्र शर्मा है इतना शातिर है क्योंकि इसने फॉरेंसिक की पढ़ाई की हुई थी, तो इसे पता था कि हैंडराइटिंग किस तरीके से मैच की जाती है और कौन से पेपर में लिखने से मैच नहीं होती है। तो तमाम तरीकों से इसने अपनी एक्सपर्टीज लगाकर, दिमाग लगाकर, इसने एग्जाम दिया होता तो आज अच्छा फॉरेंसिक एक्सपर्ट होता, लेकिन इसने दिमाग लगाया जल्द पैसे कमाने के लिए। 4 करोड़ 10 करोड़ जो मुंह में आया उसने हाथ में लिखा और बच्चे को मारकर उसने फेंक दिया। तो कुछ इसी तरीके से उसे लगा कि मैं परफेक्ट क्राइम करने जा रहा हूं। सोचिए, लगभग 700 दिन बाद अगर किसी कातिल या किडनैपर्स को पकड़ा जाए तो आप क्या कहेंगे उस देश की पुलिस पर। और इस पूरे कड़ी में अगर आप भूल चुके हो तो मैं आपको फिर से याद दिला दूं, म्युनिसिपालिटी वाले जब उस जगह पर लगातार जॉन्डिस का मामला बढ़ रहा था तो कोर्ट ने कहा कि म्युनिसिपालिटी कुछ कर क्यों नहीं रही है, आपके पानी में दिक्कत है। जो म्युनिसिपालिटी वो कहती कि सर हम तो साफ सफाई करते हैं, लेकिन हर 6 महीने में साफ सफाई होती है, लेकिन ऐसे 6 महीने में अगर मैं आपको तो 2 साल में तो 4 बार आ गए, लेकिन चारों बार जो म्युनिसिपालिटी थी उसने ठीक तरीके से साफ सफाई नहीं की, और वही लाश की जो वजह से जो पानी जो एक दूषित हो चुकी थी, जो प्रदूषित हो चुकी थी, जिसमें कीड़े मकोड़े घूम रहे थे, वो पूरा शहर उस पानी को पीने के लिए मजबूर हो चुका था। कोर्ट ने कहा कि ये जो टंकी आप देख रहे हैं, इस टंकी को अच्छी तरीके से सील क्यों ना कर दिया जाए, क्योंकि सोचिए जो टंकी में लॉक ही नहीं लगा है उसमें कल को आके कोई जहर डाल दे और उस वजह से पूरा का पूरा शहर खत्म हो जाए, उसमें कोई आकर बना हुआ जानवर डाल के चली जाए। यहां पे एक इंसानी लाश को नहीं ढूंढ पाई ना म्युनिसिपालिटी अगर वाले 6 महीने के दरमियान उसकी साफ सफाई करते, अगर सच में करते। सोचिए सरकारी काम इस देश में किस तरीके से हो रहा है कि कोर्ट से तक झूठ बोल दिया जा रहा है कि हाँ सर हम तो साफ सफाई कर रहे हैं। उन्हें पता है कि जज साहब आके तो चेक तो करने नहीं वाले, हमें सिर्फ कागज पे लिख के देना है और कागज को ही सबूत मान लिया जाता है। और इस देश में अगर इस तरीके की कार्रवाई होती, अगर म्युनिसिपालिटी वाले समय रहते, ये सारी चीजें करते, तो अपराधी बहुत पहले पकड़े जा सकते थे। और हो सकता है कि जब बच्चे को डाला गया उसी दिन अगर सफाई होती तो उस दिन भी पकड़े जाते। बच्चा शायद अगर जिंदा, जिस तरीके से पहले अपराधियों ने कहा कि हमने जिंदा डाला है, अगर वो बच्चा किसी तरीके से अगर बाहर आ जाता तो हो सकता है जान भी बच सकती थी। लेकिन लापरवाही और पूरे शहर को दूषित या कहें लाश वाली पानी पिलाकर म्युनिसिपालिटी ने एक तरीके से अपनी ही क्या कहूं मैं इस चीज को लेकर आपसे। और लेकिन फिलहाल के लिए म्युनिसिपालिटी पर भी कार्रवाई चल रही है, उनसे भी सवाल पूछे जा रहे हैं कि भैया आप किस तरीके का काम करते हैं। तो फिलहाल के लिए अपराधी जितने भी शातिर हों उन्हें लगेगा कि हम झूठ, षड्यंत्र और एक तरीके से बार बार बरगलाने की जो उनकी जो कोशिश होती है, उन्हें लगता है कि हम एक तो हमसे शातिर तो कोई और हो ही नहीं सकता है।
लेकिन जो कानून के हाथ हैं वो देरी सही लेकिन पहुंचते जरूर हैं। कोई सोच सकता है कि हम दृश्यम जैसी मूवी जैसी एकदम परफेक्ट क्राइम कर सकते हैं और बच जाएंगे, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। तो इस भ्रम को अपने दिमाग, अपने शरीर और अपने मन से निकालकर फेंक दीजिए, क्योंकि जब पुलिस पहुंच सकती है, आप जुर्म को कब तक छुपाएंगे? ऊपर वाले को भी जवाब देना है आपको। और इस धरती पर रखकर आप एक 4 साल के मासूम को शराब और उसे हाथ पर बांध कर अंदर डाल रहे हैं, तो पता नहीं क्या मानसिकता रही होगी। और वो भी कोई और नहीं कि दूर दराज का कोई है, पड़ोस में रहने वाला, जो उस बच्ची को रोज देखता है। प्यारे से बच्चे को आप बांध कर फेंक दे रहे हैं और दरअसल ये आपको गम नहीं है, दुख नहीं है, तो आप किस नर्क के अलावा कोई और रास्ता बचता नहीं है ऐसे लोगों का। और उसमें भी जो फांसी की सजा थी वो भी टाल दी गई। तो ऐसे में तो उनके लिए सोने पे सुहागा ही हो गया कि चलो जान तो बची कम से कम, अब तो हमें पैसे मिले ना मिले, जो मन्नत ये जो प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान हमें बचा ले, भगवान हमें बचा ले, भगवान ने बचा लिया उन्हें। फिलहाल के लिए अगर आप भी चाहते हैं कि कोई ऐसी स्टोरीज जो हम डिकोडिंग क्राइम के जरिए आप तक लेकर आए और आसान शब्दों में आपको समझाएं, तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए ऐसी कौन सी स्टोरीज आप सुनना पसंद करेंगे। तब तक देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम, मंडे टू फ्राइडे शाम 7:30 बजे ओनली ऑन क्राइम तक।